ये कहानी है अमित राठौर नाम के एक साधारण हिंदुस्तानी नौजवान की, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव चांदपुरा से निकला था। उसका सपना था अपने परिवार को गरीबी से निकालना, अपनी बीमार माँ का इलाज करवाना और अपनी नन्ही बहनों की शादी अच्छे घर में करना। अमित ने सोच लिया था कि वो ओमान जाकर मेहनत करेगा, वो देश जो अपनी चमकती इमारतों और तेल की कंपनियों के लिए मशहूर था। उसने मन में ठान लिया कि 4 साल मेहनत करूंगा, फिर लौटकर अपनी बीवी नेहा के साथ सुखी जीवन बिताऊंगा। शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। नेहा की आंखों की काजल की लकीरें भी नहीं थीं और मेहंदी का रंग अभी तक गहरा था, लेकिन हालात ने मजबूर कर दिया। कर्ज, बीमारी और जिम्मेदारी ने अमित को परदेस भेज दिया। अमित ओमान पहुंचा तो शुरू में सब कुछ नया था, रेगिस्तान, गर्मी और पराए लोग। उसे एक बड़े अमीर शेख सईद अल हाकिम के महल में काम मिला। काम था बगीचे की देखभाल, साफ सफाई और ज़रूरत पड़ने पर घर के कामों में मदद। शेख का महल बहुत बड़ा था, रेतीले टीलों के बीचों बीच, जहां से सूरज ढलते वक्त पूरा आसमान सुनहरा हो जाता था। महल के अंदर 4 बीवियां रहती थीं, हर एक अपने अंदाज में सुंदर, शाही और अभिमानी। शेख खुद 70 के करीब का बूढ़ा था, पर उसका पैसा और रुतबा इतना था कि उसकी 4 बीवियां किसी राजकुमारी से कम नहीं दिखती थीं। दिन बीतते गए, अमित अपनी मेहनत और सादगी से सबका विश्वास जीतने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि इस महल की 4 रानियों में से 2 हमेशा उदास रहती हैं। लैला और जैस्मीन दोनों को अपने शौहर से अब कोई मोह नहीं था, वो सिर्फ नाम की बीवियां बनकर रह गई थीं। शरीर में जान थी, पर आत्मा में सन्नाटा। एक दिन जब अमित बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था, तभी जैस्मीन वहां आई। उसने कहा, तुम बहुत मेहनती हो अमित, तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं। अमित ने सिर झुकाकर कहा, शुक्रिया मैडम, मैं बस अपना काम करता हूँ। जवाब सुनकर वो मुस्कुराई, पर वो मुस्कान किसी तारीफ की नहीं थी, वो तन्हाई की मुस्कान थी। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। पहले एक, फिर 2 औरतें उससे बात करने लगीं। उन्हें अमित की सादगी में सुकून मिलने लगा। वो आदमी जो पैसे के लिए दूर देश आया था, अब 2 औरतों की उदास निगाहों में फंसता चला गया। शुरू में वो डरता था, क्योंकि उसे पता था कि अरब देशों में इस तरह के रिश्तों की सज़ा मौत होती है, लेकिन जैस्मीन की बातें और लैला की परवाह ने उसे धीरे धीरे अपने जाल में बांध लिया। अब वो दोनों रात को बहाने से सर्वेंट क्वार्टर में आने लगीं। कभी कहती दिया जलाने आई हूँ, कभी बगीचे के फूल देखने आई हूँ। धीरे धीरे उनके बीच की सीमाएं मिटने लगीं। एक दिन शेख ने ऐलान किया कि वो कुछ महीनों के लिए दुबई जा रहा है, अपने कारोबार के सिलसिले में। महल की जिम्मेदारी नौकरों और बीवियों पर छोड़ गया। अब लैला और जैस्मीन के पास पूरी आज़ादी थी। वो अमित को अपने पास बुलाने लगीं, खाना खिलातीं, बातें करतीं, और फिर वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अमित को लगा वो प्यार कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो बस किसी के अकेलेपन की दवा था। दिन बीतते गए। अब वो दोनों औरतें उससे मोहब्बत का दावा करने लगीं, और फिर एक दिन उन्होंने अपने शौहर पर दबाव डाला, हमें अलग घर चाहिए, हम अब इस महल में नहीं रह सकती। शेख ने उन्हें एक अलग घर दिला दिया, रेगिस्तान के बीचों बीच, जहां आबादी नाम की चीज नहीं थी। वहीं पर अमित को भी साथ भेज दिया गया, कहते हुए, इनका ध्यान रखना। अब चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई गवाह, ना कोई पहरा। और वहीं अमित की जिंदगी की सबसे खतरनाक शुरुआत हुई। वो दोनों औरतें अब उसे एक कैद की तरह रखती थीं। उसे खाना देती मगर बाहर जाने नहीं देती। वो उसे प्यार भी करती और उसे बांधकर रखती भी। अमित को महसूस हुआ कि वो अब इंसान नहीं, किसी की ख्वाहिशों का गुलाम बन गया है। एक रात जब सब सो गए, अमित ने फैसला किया कि अब वो भागेगा। उसने रेगिस्तान की तरफ कदम बढ़ाए, नंगे पांव, बिना पानी, बिना रास्ता। कई घंटे भटकता रहा। रात काली थी और हवाएं आग जैसी गर्म। कभी उसे रेत के नीचे कोई हलचल महसूस होती, कभी ऊपर से उड़ते बाज उसकी परछाई पर मंडराते। अंत में वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब आँख खुली तो उसने खुद को एक ओमानी किसान के खेत में पाया। उस किसान ने उसे पानी दिया, खाना दिया, और फिर उसकी मदद से वो भारतीय दूतावास तक पहुंचा। कई महीनों की मशक्कत के बाद वो हिंदुस्तान लौटा, लेकिन अब अमित वैसा नहीं था जैसा गया था। उसकी आंखों में डर बस गया था। वो अक्सर रात को उठकर कहता, रेत में आज भी वो कदमों की आहट सुनाई देती है। नेहा ने उसे गले लगाया, पर उसे वो गले का सुकून महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जो आदमी रेगिस्तान की कैद से लौटा था, वो जिंदा तो था, पर अंदर से मर चुका था।